किसने कहा था कि अंतिम प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय काल कब माना है? तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक का काल, और इसमें महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे तक का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो राजाश्रित कवि थे और चारण जिस प्रकार, यानी कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति का, श्रृंगार का और फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी करते थे। इसी प्रकार के प्रबंध जो थे वह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कब मिलता है? तो अपभ्रंश का नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इसमें धारसेन ने अपने पिता गुहासेन, जिनका विक्रम संवत 650 से पहले का है, उनको अपने पिता को संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि कहा है। तो इस तरह से अपभ्रंश नाम का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा क्या थी? सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा जो मिश्रित अपभ्रंश थी, यानी देश भाषा थी लेकिन वह अपभ्रंश से मिश्रित थी, या उसको पुरानी हिंदी की काव्य भाषा कहा जा सकता है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा किसके आधार पर था? तो पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी, यानी कि सौरसेनी प्रसूत, सौरसेनी से निकली अपभ्रंश से है। अर्थात अपभ्रंश का मतलब क्या हो जाएगा कि सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश जो थी वह ब्रज भाषा और खड़ी बोली का था। खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल ने। प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य किससे लगाया जाता है? तो प्राकृतिक भाष हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बुद्ध हिंदी से लगाया जाता है। विद्यापति ने कितने प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया? तो कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। पहली पुरानी अपभ्रंश का, और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहते हैं तो उसे किस भाषा का बोध होता है? तो गाहा और गाथा जो कहा जाता है वह प्राकृतिक का बोध होता है। प्राकृतिक जो थी वह बुद्ध से संबंधित भाषा थी। दोहा और दुहा कहने से किसका बोध होता है? तो दोहा और दुहा करने से अपभ्रंश का बोध होता है, या लोक प्रचलित जो काव्य भाषा थी उसका बोध होता है। भरत मुनि जो विक्रम संवत 3री सदी में हुए थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र में किस भाषा को देश भाषा कहा है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को देश भाषा नहीं कहा है, उन्होंने लोक भाषा को ही देश भाषा कहा है। यानी कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किसको देश भाषा कहा है? तो लोक भाषा को। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाष हिंदी की रचना कब से होने लगी थी? तो अपभ्रंश या प्राकृतिक भाष हिंदी की रचना विक्रम के 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। सबसे पहले सिद्ध कौन थे? तो सरहपा थे। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा से हुआ है? तो वज्रयान शाखा से हुआ है। गोरखनाथ का मूल रूप किस शाखा से है? तो गोरखनाथ का मूल रूप वज्रयान शाखा से है। गोरखनाथ ने हठ योग का जो प्रवर्तन किया है वह किसके आधार पर किया है? तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य एवं ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? गोरखनाथ के द्वारा किया गया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र कहाँ पे है? तो भारत का पूर्वी भाग है, और इनका श्री पर्वत नामक स्थान पे इनका लीला क्षेत्र माना जाता है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किस भाग में किया था? तो पश्चिमी भागों में, वो भी राजपूताना और पंजाब में। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है, जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से इनका नाम लिया गया है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन।